जय हिंद। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुनील आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानधन पर। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के पर्टिकुलर टॉपिक्स की, जिसका नाम है सिलोगिज्म। तो आज हम अपना रीजनिंग का सिलेबस भी स्टार्ट करने वाले हैं, रीजनिंग की क्लासेस भी आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए मैंने पहला टॉपिक स्टार्ट किया, पहला चैप्टर स्टार्ट किया, जिसका नाम होगा न्याय निगमन, और इंग्लिश में इसको कहते हैं सिलोगिज्म। तो चलिएगा, ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं अपनी वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ और यहाँ पर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं सिलोगिज्म की देता हूँ। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से देखिएगा और एंड तक देखिएगा। आपको ये मैं वादा करता हूँ, आपके साथ ये मैं वादा करता हूँ कि जितनी भी बातें मैं आपको बताऊँगा वे आपके लिए बहुत कामगार साबित होंगी और आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से सहायता प्रदान करेगी। तो चलिएगा, क्या है सिलोगिज्म के अंदर, क्या बात करने वाले हैं, क्या है सिलोगिज्म, ऐसा टॉपिक क्या है। तो मैं किसी भी एग्जाम की बात करूं तो एक दो सवाल निश्चित यहाँ से आता है रीजनिंग के अंदर, और वो आपको बहुत आराम से बहुत इजीली आपको नंबर देकर जाएगा। अगर आपने मेरी ये वीडियोस देख ली तो समझिएगा कि आप सिलोगिज्म में कभी भी मार नहीं खाएंगे, कभी भी आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मेरा वादा आपसे रहेगा कि सिलोगिज्म आप कभी भी गलत नहीं कर पाएंगे। आपको मैं ये भी बताता रहूँ कि किस लेवल तक मैंने ये वीडियो कंप्लीट कर दी है। मैं लेवल वाइज बताऊंगा कि आप इतनी वीडियो देखने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के पेपर में जाकर बैठ सकते हैं, एसएससी के एग्जाम में बैठ सकते हैं, या फिर इसके ऊपर अगर आपको जाना है तो बैंक वाले में जाना है, तो फिर मैं आगे पॉसिबिलिटी वाले केस की बात करूंगा। तो जहां तक मैं आपको कहूँगा कि यहाँ तक उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए सफिशिएंट है, तो वहां तक आप ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आपकी मर्जी है, आप चाहते हैं कि मैं ज़्यादा सीखूं, तो आप सारी की सारी वीडियो देखिएगा। आपको ये प्ले लिस्ट मैं बना दूंगा और पूरी प्ले लिस्ट में ये सारी की सारी वीडियो ऐड हो जाएंगी। ठीक है, चलिएगा शुरुआत करते हैं। तो न्याय निगमन क्या है, न्याय निगमन के किस प्रकार के सवाल आते हैं, तो पहले मैं आपको सवालों से अवगत करा देता हूँ। तो क्वेश्चन आपके पेपर में इस प्रकार से आएगा कि आपको स्टेटमेंट यानी कि कथन दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे बच्चे? कथन दिए जाएंगे। तो आपको दो कथन दिए जाएंगे, जैसे भी हो, एक भी दे सकता है, दो भी दे सकता है, तीन भी दे सकता है, लेकिन आज जमाना एक का नहीं है, तो दो या तीन कथन आपके सामने जरूर निश्चित आएंगे। तो जैसे कथन आएंगे कि सभी गायें बकरी है, तो ऐसे आपके सामने स्टेटमेंट आते हैं। फिर दूसरा दे देगा कि कुछ बकरी मुर्गी है। तो इन स्टेटमेंट से अब आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपको निष्कर्ष देगा, और इन निष्कर्ष से आपको क्या है, अब इन निष्कर्ष में आपको लगाना है कि कौन सा निष्कर्ष यहाँ पर अनुसरण करेगा, तो फिर आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो जैसे आपको देगा कि सर पहला निष्कर्ष दूसरा निष्कर्ष क्या दे सकता है, तो वो इन्हीं से निष्कर्ष देगा। अभी मैं आपको पूरी डेफिनेशन निकाल के बताऊंगा, लेकिन मैं क्वेश्चन का जायजा बता रहा हूं कि इस प्रकार के सवाल आपके प्रश्न पत्र में आते हैं। तो यहां से इन्हीं से कहीं ना कहीं आपके सामने निष्कर्ष आएगा, कह देगा सर कि कुछ गाय बकरी नहीं है, ऐसे दे देगा। या फिर ये कह देगा कि कुछ मुर्गी गाय है। तो फिर आपसे पूछेगा, बताइएगा कि पहला निष्कर्ष सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों में से कोई सा भी सही नहीं है। तो फिर आपको इसमें आपको जानना पहचानना है, और इस जान पहचान के तरीके से आपको इस सवाल का उत्तर देना है। तो वो पहचान हम कैसे करेंगे उसकी बातें मैं बताऊंगा आपको। कुछ पॉइंट्स होंगे, उन पॉइंट्स के माध्यम से क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। उन पॉइंट्स को हम सीरीज में समझेंगे, सारी की सारी बातें एक एक स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे, फिर हम क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान तरीके से निकाल लेंगे। तो चलिएगा, मैं शुरुआत करता हूँ उन स्टेप बाय स्टेप पॉइंट की, उन पॉइंट की जो यहाँ पे आपके लिए बहुत कामगार साबित होंगे, उन पॉइंट्स की यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, तो ध्यान से समझिएगा कि सबसे पहली बात अगर मैं आपसे बात करूं बच्चे, तो सबसे पहली बात ये है कि आपको कथन के बारे में जानना होगा। तो कथन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक तो होगा सार्वभौमिक, एक कथन तो होगा बच्चे किस प्रकार का, सार्वभौमिक, और एक होगा मेरे प्यारे बच्चे विशिष्ट का। एक सार्वभौमिक होगा और एक होगा विशिष्ट। सार्वभौमिक को इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल स्टेटमेंट, और विशिष्ट को इंग्लिश में कहते हैं बच्चे पर्टिकुलर स्टेटमेंट। अब इन दोनों में मैं आपको बताऊं सर इनका मतलब है क्या। विशिष्ट और सार्वभौमिक का मतलब क्या है? विशिष्ट और सार्वभौमिक का मतलब ये है कि ऐसे
ऐसे स्टेटमेंट जिनमें हमको 100% बातें सत्य पता हो, या तो वो बिल्कुल होगा या फिर नहीं होगा, तो उसे हम कहेंगे सार्वभौमिक। ये जिनके बारे में मुझे निश्चित जानकारी है उसे मैं कह सकता हूं सार्वभौमिक स्टेटमेंट होगा। और जिनके बारे में मुझे निश्चित जानकारी नहीं है, जिनमें मुझे संदेह है कहीं ना कहीं, जिसके बारे में मैं निश्चित रूप से कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता, अपने मुंह से कोई बात नहीं निकाल सकता, दैट इज पर्टिकुलर स्टेटमेंट। वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट होगी। तो बच्चे उनमें क्या क्या होंगे ध्यान से समझिएगा। तो इन दोनों से मिलकर कुल मिलाकर 4 स्टेटमेंट बनते हैं। उन चारों स्टेटमेंट का ही ये पूरा सिलोगिज्म है, उन चारों स्टेटमेंट का ही यहाँ पे सिलोगिज्म खेल है। चलिएगा समझते हैं बात को, धीरे धीरे हम बात को समझते हैं कि क्या है वो 4 स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट जिसको मैं जानता हूं ए टाइप के नाम से, मेरे प्यारे बच्चे पहले स्टेटमेंट का नाम मैंने यहाँ पे रख दिया कि पहले स्टेटमेंट का नाम है ए टाइप। क्या है सर ए टाइप? तो मैंने कहा सर पहला स्टेटमेंट है ए टाइप, जिसे हम कहते हैं सभी ए बी है। ध्यान से समझिएगा बात को, सभी ए बी हैं। हर एक स्टेटमेंट में एक कर्ता होगा बच्चे, और हर एक स्टेटमेंट में एक विधेय होगा बच्चे, और कर्ता पहले वाला होगा और विधेय दूसरे वाला होगा। कर्ता पहले वाला होगा और विधेय दूसरे वाला होगा। तो हर एक स्टेटमेंट में एक कर्ता, कर्ता का मतलब होता है सब्जेक्ट, और विधेय का मतलब होता है प्रेडिकेट। ध्यान से समझते चलिएगा बात को, ध्यान से समझते चलिएगा कि सार्वभौमिक और विशिष्ट 2 प्रकार के कथन होते हैं, और इन कथनों से बाहर निकलकर आते हैं 4 स्टेटमेंट, जिनके बारे में मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ। लेकिन हर एक स्टेटमेंट की एक खासियत होगी मेरे प्यारे बच्चे, वो खासियत होगी कि उसके पास एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा, एक कर्ता होगा और एक विधेय होगा। कर्ता पहले वाला होगा और विधेय बाद वाला होगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा। कर्ता पहले वाला होगा और विधेय बाद वाला होगा। इसको अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो बच्चे ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, इसको मैं कह सकता हूं। इसके बाद में बात करूं सर ई टाइप की, अगर ई टाइप की बात करूं सर, ए के बाद ई कहां से आ गया? तो मैंने कहा बेटा ए के बाद ई ऐसे आ गया, मैं यहाँ पे जो सीरीज ले रहा हूं वो वोवेल्स के ले रहा हूं, ठीक है। आप अपने हिसाब से 1 2 3 4 याद कर सकते हैं, ए बी सी डी याद कर सकते हैं, लेकिन मैंने उचित समझा कि ए ई आई और ओ मैं रखूं, चलेगा। तो मैंने कहा ई टाइप का जो होगा वो होगा कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, इसका मतलब होगा नन ए आर बी। अब ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं यही कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चे, यही कहलाते हैं यूनिवर्स, यही कहलाते हैं सार्वभौमिक। यही सार्वभौमिक स्टेटमेंट है। इस सार्वभौमिक की डेफिनेशन मैं इन उदाहरण से बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूं कि सभी ए बी हैं, इसका मतलब है कि सारे के सारे ए बी हैं, मुझे पता है, निश्चित जानकारी है। कोई ए बी नहीं, इसका मतलब कोई भी ए बी नहीं है। आप कुछ भी मान लीजिएगा, गेंद मान लीजिएगा, मैं यहाँ पे कह दूं कि अगर गेंद और पीली की बात करूं तो सभी गेंद पीली हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि सारी की सारी गेंद पीली हैं, और कोई भी गेंद पीली नहीं है तो कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे मुझे स्टेटमेंट की बातें सारी निश्चित पता होती हैं, यानी कि निश्चित बातें मुझे पता है। लेकिन मैं अब जो स्टेटमेंट आपके सामने लिखूंगा जिसमें अगला होगा ए टाइप, ई टाइप, इस बार होगा आई टाइप। अब आई टाइप की बात करूं तो मैंने कहा आई टाइप का पहला स्टेटमेंट होगा कुछ ए बी है, इसको बोलेंगे इंग्लिश में सम ए आर बी। फिर इसके बाद आएगा आई के बाद ओ टाइप, तो यहां पे होगा कुछ ए बी नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सब बातें क्लियर होंगी। सम ए आर नॉट बी। तो यहां पे जो 2 स्टेटमेंट हैं, ये दोनों स्टेटमेंट जाते हैं किसकी झोली में बच्चे? ये जाते हैं पर्टिकुलर वशिष्ठ की झोली, ठीक है। तो ए बी है, कुछ ए बी है, तो मुझे नहीं पता कि कितने ए बी हैं, तो मेरे पास निश्चित जानकारी तो कुछ है नहीं। लेकिन यहां थी सभी हैं सर, जितने भी हैं सभी हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ की जानकारी हमें पता ही नहीं कितने हैं। ऐसी कहानी यहाँ पे कि कितने नहीं, हमें यही नहीं पता कितने नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पे अगर कि कोई भी नहीं है, तो जहां पे निश्चित जानकारी है वो कहलाते हैं किसमें? सार्वभौमिक, यानी कि यूनिवर्सल स्टेटमेंट। और जिनमें हमारे पास निश्चित जानकारी नहीं होती उसे हम कहेंगे विशिष्ट, यानी कि पर्टिकुलर स्टेटमेंट। बात क्लियर और नॉट?
अब इन सारी चीज़ों को मैं एक साथ इकट्ठा करके बताने वाला हूं, तो मुझे आप ये बताइएगा कि सिलोगिज्म में आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आएगा, इस प्रकार का सवाल आपके सामने होगा। हर एक स्टेटमेंट का एक कर्ता और एक विधेय होगा, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होगा। कथन कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः दो प्रकार के, सार्वभौमिक और विशिष्ट, यूनिवर्सल और पर्टिकुलर। यूनिवर्सल वो स्टेटमेंट जिनमें हमारे पास निश्चित जानकारी होगी, और सार्वभौमिक पर्टिकुलर वो स्टेटमेंट जिनमें हमारे पास निश्चित जानकारी नहीं होगी। ठीक है, और ये मैंने बताया कि सभी ए बी है, कोई ए बी नहीं है, ये दोनों के दोनों यूनिवर्सल होंगे, और कुछ ए बी है, कुछ ए बी नहीं है, ये दोनों के दोनों पर्टिकुलर होंगे। ठीक है, इतनी बात उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लियर होगी। चलिएगा, तो मैं यहां से आपको बताने वाला हूं आगे की चीजें। चलिएगा, अब देखिएगा ध्यान से, मैंने आपको कुल मिलाकर कितने स्टेटमेंट बताए हैं? मैंने आपको कुल मिलाकर बताए हैं बच्चे 4 स्टेटमेंट। कुल मिलाकर 4 स्टेटमेंट, और 4 स्टेटमेंट क्या है? मैंने कहा पहला स्टेटमेंट है बच्चे सभी ए बी है, जिसको मैंने कौन सा टाइप बताया था? ए टाइप। मैंने कहा अगला टाइप ई था, जिसका नाम था कोई ए बी नहीं है। उसके बाद था बच्चे आई टाइप। ठीक है, इसका नाम था कुछ ए बी है। और इसके बाद था ओ टाइप, इसका मतलब था कुछ ए बी नहीं है, बी नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा, इंग्लिश में इनके लिख चुका हूं, आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, जो इंग्लिश वाले बच्चे वो इंग्लिश को लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे भी जहां पर मुझे इंग्लिश बताने की जरूरत पड़ेगी मैं वहां पे बता दूंगा, लेकिन मेरा जो लेक्चर होगा वो पर्टिकुलरली हिंदी भाषा में होगा। ठीक है, चलिएगा, तो सभी ए बी हैं, कोई ए बी नहीं है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी नहीं है। तो यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखनी है कि सारे के सारे स्टेटमेंट में कर्ता क्या है? तो आप बोलोगे सर कर्ता है ए, और विधेय क्या है? विधेय है सर बी। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है हे, और प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट है बी। इतनी बात क्लियर है? तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वाला स्टेटमेंट ऐसा स्टेटमेंट है जो आपको ये बताएगा कि सर ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, और जहां पे नहीं आ जाएगा तो मैं उस स्टेटमेंट को क्या बोलूंगा सर? वो निगेटिव स्टेटमेंट है। ये कैसा है सर? पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और ये कैसा सर? निगेटिव स्टेटमेंट है। तो जहां पे नहीं का प्रयोग होगा उसे मैं कहूंगा कि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सॉरी निगेटिव स्टेटमेंट है, और जहां पे नहीं का यूज नहीं होगा वहां पे मैं बोलूंगा सर कि ये मेरा पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो ध्यान से समझिएगा बात को कि नहीं अगर आया तो स्टेटमेंट ही निगेटिव होगा, और नहीं का यूज नहीं है तो स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा। इतनी बात क्लियर है? तो यहाँ पे आपको इतनी बात जानकारी मिल चुकी होगी कि नहीं अगर कहीं पे आ जाता है तो समझिएगा हमारा स्टेटमेंट निगेटिव है। अब कथन की बात तो मैं कर चुका हूँ विश्लेषण के साथ, अब मैं बात करने वाला हूँ अपने निष्कर्ष की बात, यानी कि कंक्लूजन की बात। वो क्या होता है सर? तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी कथन के बारे में जानकारी मिल चुकी होगी, कथन कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये 4 कथन आपके सिलोगिज्म में देखने को मिलेंगे। जो स्पेशल टाइप होगा उसको मैं स्पेशल समझ के आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन जो भी एग्जाम, जिस एग्जाम की मैं बात करूं, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएससी, एचएसएलसी जीएल, इन सारे एग्जाम में यही स्टेटमेंट आपके सामने आते हैं। तो उन एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको इन स्टेटमेंट के बारे में जानना है, या स्पेशल केस जो होंगे उनके बारे में मैं चर्चा आने वाली क्लासों में करूंगा। ठीक है, चलिएगा। अब निष्कर्ष की बात करूं तो निष्कर्ष कितने प्रकार के होते हैं? निष्कर्ष होते हैं सर 2 प्रकार के, जिसको मैं पहला तो बोलूंगा सर प्रत्यक्ष निष्कर्ष, और दूसरा बोलूंगा सर मैं अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल एक एक बात समझ में आएंगी। कि पहला होगा प्रत्यक्ष, इंग्लिश में बोले तो सर इसको बोलते हैं डायरेक्ट कंक्लूजन, और इसको बोलते हैं सर इनडायरेक्ट कंक्लूजन। ठीक है, तो डायरेक्ट कंक्लूजन और इनडायरेक्ट कंक्लूजन में क्या बेसिकली डिफरेंस है, उस डिफरेंस के बारे में बात करूंगा। तो प्रत्यक्ष निष्कर्ष की पहचान ये है सर, जो निष्कर्ष केवल एक कथन से
प्राप्त हो जाए, प्राप्त हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे सर? उसे हम बोलेंगे कि वो निष्कर्ष हमारा डायरेक्ट निष्कर्ष होगा। इसके अलावा बात करो सर अप्रत्यक्ष की, दो या दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक कथनों से प्राप्त होने वाले, प्राप्त होने वाले निष्कर्ष को कैसा निष्कर्ष बोलते हैं बच्चे? अप्रत्यक्ष निष्कर्ष कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, मैं पहले पूरा डेडिकेटेड होता हूं प्रत्यक्ष निष्कर्ष की तरफ, तो मैंने कहा ऐसा निष्कर्ष जो केवल केवल एक कथन से प्राप्त हो उसे हम प्रत्यक्ष निष्कर्ष कहते हैं। अगर सर कथन पॉजिटिव होगा तो याद रखिएगा निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा। स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी अपने आप क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अगर स्टेटमेंट निगेटिव है तो याद रखिएगा कंक्लूजन भी क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा। स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा, अगर स्टेटमेंट निगेटिव है तो कंक्लूजन भी निगेटिव होगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा। मैं दो तीन बातें आपको बता रहा हूं। पहली बात मैंने बोली कि स्टेटमेंट हमारे दो प्रकार के होंगे, दो से चार बनेंगे, दो सार्वभौमिक, दो पार्टिकुलर, दो यूनिवर्सल, दो पार्टिकुलर, यानी कि दो सार्वभौमिक और दो विशिष्ट। सार्वभौमिक ऐसे होंगे जिनमें संपूर्ण जानकारी हमारे सामने होगी, और जिनमें हमारे पास संपूर्ण जानकारी नहीं होगी उन्हें हम कहेंगे विशिष्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपके सामने चारों की बात की है। दोनों के ऊपर वाले सार्वभौमिक हैं, दोनों कैसे हैं? विशिष्ट हैं। इनमें एक पॉजिटिव एक निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव की पहचान करना कोई बड़ी बात नहीं है। जहां पे नहीं दिख जाएगा उसे हम निगेटिव स्टेटमेंट बोल देंगे। ठीक है, चलिएगा। उसके बाद मैंने कहा सर निष्कर्ष कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के, एक प्रत्यक्ष होगा और एक अप्रत्यक्ष होगा। जो निष्कर्ष केवल एक कथन से प्राप्त हो जाएगा उसे हम बोलेंगे प्रत्यक्ष निष्कर्ष है। जो कथन हमारा जो निष्कर्ष जो हमारा दो या दो से अधिक कथनों से प्राप्त होगा उस निष्कर्ष को हम बोल देंगे सर अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा, और कथन निगेटिव है तो निष्कर्ष भी निगेटिव होगा। लास्ट बात के साथ हम जाएंगे फिर क्वेश्चन की तरफ, पहले आपको समझना होगा। ठीक है, चलिएगा। तो आप इन स्टेटमेंट को समझ पाए होंगे मुझे उम्मीद है, लेकिन यहाँ पे अब आपको एक बात याद है कि वैल्यू क्या होगी। सर वैल्यू के बारे में समझिएगा, क्योंकि मैं किसी भी प्रकार का वेन डायग्राम का यूज तो यहाँ पे करने वाला है ही नहीं, तो बिना वेन डायग्राम के हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और वो मेथड है हमारा 150 का मेथड। तो उस मेथड से हम क्वेश्चनों के आंसर निकालेंगे, और वो मेथड एक ऐसा मेथड है जहां पे आपको सटीकता मिलती है। सटीकता का मतलब आप सभी जानते होंगे कि क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस, परसेंट तो मैं छोड़िएगा, मैं 0% की बात करूंगा, यानी कि नगण्य है ही नहीं है। तो जहां आप वेन डायग्राम का यूज करेंगे वहां पे कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आपके सामने आ जाते हैं जिस स्टेटमेंट या जिस कंक्लूजन के दो या दो से अधिक डायग्राम भी बन जाते हैं। फिर मुश्किल हो जाता है उस क्वेश्चन का आंसर निकालना कि इस क्वेश्चन का आंसर या जवाब क्या होगा। तो वहां मुश्किलों से बचने के लिए मैं आपके सामने मेथड जो यूज करूंगा वो 150 का मेथड यूज करूंगा। और मेरे प्यारे बच्चे याद रखिएगा, आज तक मैंने कभी अगर पढ़ा है और पढ़ाया है तो इसी मेथड से पढ़ा है, और अपनी जी जान झोंक दी है इस मेथड को सिखाने के लिए। ध्यान से समझिएगा वैल्यू का क्या मतलब है। तो वैल्यू आपको इतनी याद है कि 100 और 50। इस मेथड का नाम फेमस हो चुका है कि 150 मेथड है। बेसिकली बात ये नहीं है कि सर ये 150 का मेथड है, ऐसा कुछ नहीं है। आप 10 और 5, 1000 और 50, 50 और 25 कुछ भी मान सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बस इसका नाम फेमस हो गया, लोग जानते हैं 150 के मेथड से, तो बस इसी तरीके से हम भी आपको पढ़ा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं। जनता पढ़ा रही है, हम भी पढ़ा रहे हैं आपको, लेकिन क्लैरिटी आपको यहां से मिलेगी, जनता से नहीं मिल पाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपसे वादा करता हूं, आप देखिएगा, वीडियो को देखिएगा। भले ही हमारे पास ये सादा बोर्ड है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि क्लैरिटी जो मिलने वाली है इस सिलोगिन टॉपिक में वो नहीं मिल पाएगी। ध्यान से समझिएगा। तो जो हमारा पहला ए टाइप का जो हमारा स्टेटमेंट होगा, तो उसमें जो सब्जेक्ट की वैल्यू होगी सर वो होगी 100। ठीक है, 100 वैल्यू होगी सब्जेक्ट की, और प्रेडिकेट की वैल्यू होगी 50। ठीक है, अभी मैं याद करा दूंगा, निश्चित रहिएगा। जिस बच्चे को याद नहीं है उसको याद कराने की जिम्मेदारी भी हमारी है, दूर रहकर भी हम याद करा देंगे, टेंशन नहीं लेने का।
तो ए टाइप यानी कि सभी ए बी हैं, इसमें जो वैल्यू होगी वो 100 और 50 होगी। कोई ए बी नहीं है, यहां पे जो वैल्यू होगी सर वो 100 और 100 होगी, याद रखेंगे आप सभी। फिर आता है कुछ ए बी है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो होगी 50 और 50, और कुछ ए बी नहीं, यहाँ पे जो वैल्यू होगी 50 और 100। एक बार नजरों में उतारिएगा और रिपीट करिएगा अपने दिमाग में कि सर क्या क्या वैल्यू आपने बताई है। तो ए टाइप में वैल्यू 100 50, जो हमारा ई टाइप है उसमें वैल्यू 100 100, ठीक है। जो हमारा आई टाइप है उसमें वैल्यू 50 50, और जो हमारा ओ टाइप है उसमें वैल्यू 50 और 100, ठीक है। हम दोबारा से रिपीट करते हैं इस बात को, और यहाँ पे आपको फिर से याद करा देते हैं कि सर वैल्यू क्या होगी, ठीक है। वैल्यू कैसे याद करेंगे हम, बिल्कुल चुटकी में अभी याद होने वाली है, चलिएगा। तो वैल्यू के बारे में बात करो, मैंने कहा सर वैल्यू कैसे याद करनी है, वैल्यू कैसे याद कर पाएंगे हम, ध्यान से समझिए। तो मैंने कहा सर ए टाइप था, ए टाइप किसका था, ऑल का था, ऑल का मतलब सभी का था, और स्टेटमेंट हमारा कैसा था, पॉजिटिव। इतनी बात याद है। मैंने यहाँ पे SUV सब्जेक्ट लिखा, PRE प्रेडिकेट लिखा। अब आप मुझे बताएं कि वैल्यू कितनी होगी, 100 50 होगी, क्लियर और नोट। सर उसके बाद ई टाइप आया था, ई टाइप हमारा नन के केस का था। नन का मतलब होता है सर कोई नहीं, और कोई नहीं जो हमें अप्रोच दे रहा है वो कैसा दे रहा है सर, निगेटिव का दे रहा है। और वैल्यू सर आपने बताई थी अभी हमें, बिल्कुल 100 लिख भी रही है, कोई बड़ी बात नहीं, आप देख सकते हैं। अभी आपको हमने बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई जबरदस्ती नहीं कर पा रहे हैं हम आपसे, अभी हम आपको बंदिश में नहीं डालें, अभी आप देख सकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद आपको खुद याद हो जाएंगे और आप देखना भी पसंद नहीं करोगे। उसके बाद ए के बाद ई हो गया, ई के बाद आएगा सर आई टाइप। आई टाइप की जो बात करूं वो सम का केस था सर, और सम के केस में भी कैसा था सर, पॉजिटिव था। सम का मतलब कुछ होता है बच्चे, कुछ। और यहाँ पे जो वैल्यू थी आपकी सर वो 50 और 50 थी, ये बात याद रखेंगे। और लास्ट जो था ओ टाइप था सर, यहाँ पे हम बात करें सर सम नोट का केस था। किसका था बच्चे, सम नोट का, यानी कि कुछ नहीं का केस था। और यहाँ पे जो हमारी बात थी सर निगेटिव की थी। और बात करेंगे सर 50 और 100। इस पूरी टेबल को आप कम से कम 2 से 3 बार आप बनाइएगा, और बनाने के बाद आप पाएंगे कि पूरी की पूरी बातें जो गुरुदेव ने हमें बताई थी वो सारी की सारी बातें याद हो चुकी हैं। क्लियर है इतनी बातें। अब हम यहां से आपको एक गोल्डन रूल बताने वाले हैं कि वैल्यू 100 और 50 है, तो या तो वैल्यू किसी भी चीज की 100 होगी या वैल्यू किसी भी चीज की 50 होगी। लेकिन सर क्या इसमें ऐसी नई बात बताने वाले, तो मैंने कहा सर अगर स्टेटमेंट में वैल्यू किसी भी चीज की 100 या 50 है, तो फिर अगर बात करें सर कंक्लूजन की, किसकी बात करें बच्चे, कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन में उसकी वैल्यू 100 सत्य होगी, बिल्कुल मान्य होगी। अगर आपने स्टेटमेंट में किसी की वैल्यू 100 है तो उसकी कंक्लूजन में वैल्यू 100 हो सकती है, अगर उसकी 100 है तो फिर उसकी 50 भी हो सकती है। मैं आपको थोड़ा सा बेसिक से लॉजिक बताऊंगा कि जितनी भी वैल्यू स्टेटमेंट यानी कि कथन की वैल्यू को प्यारे बच्चे आप मान लीजिएगा आमदनी, कि मेरी आमदनी कितनी है, और स्टेटमेंट यानी कि कथन यानी कि अब निष्कर्ष की बात करें, निष्कर्ष की बातों को आप मान लीजिएगा सारी की सारी को खर्च, यानी कि आमदनी और खर्च। अगर मैं 100 रुपए कमा पा रहा हूं तो जाहिर सी बात है कि मैं 100 रुपए खर्च भी कर सकता हूं, इतना दम रखता हूं। अगर मैं 100 रुपए कमा रहा हूं तो सिंपल सी बात है मैं 50 का खर्चा भी कर सकता हूं। लेकिन सर अगर मैं 50 रुपए कमा रहा हूं तो मुझे बताइए कि मैं 50 का खर्चा कर सकता हूं, बिल्कुल। क्या मैं 100 का खर्चा कर सकता हूं, तो तुम्हारे मुंह से आवाज आएगी कि सर बिल्कुल नहीं कर सकते। दोबारा समझिएगा कि कथन की दी गई वैल्यू क्या होंगी, आमदनी होगी, और निष्कर्ष की दी गई वैल्यू क्या होगी, खर्च होंगी। 100 रुपए कमाने वाला व्यक्ति 100 रुपए खर्च कर सकता है, 100 रुपए कमाने वाला व्यक्ति 50 रुपए खर्च कर सकता है, 50 रुपए कमाने वाला व्यक्ति 50 रुपए तो खर्च कर सकता है, परंतु 50 रुपए कमाने वाला व्यक्ति 100 रुपए खर्च नहीं कर सकता। तो अगर आपको कहीं भी वैल्यू किसी भी चीज की 100 दे रखी है और पॉजिटिव निगेटिव का अप्रोच आपका फिट बैठ जाता है, तो 100 वाला स्टेटमेंट तो कहीं गलती होने के चांस है ही नहीं है। गलती कहां पर होती है, गलती कहां पर होगी, गड़बड़ कहां पे होगी, जहां पे किसी की वैल्यू 50 होगी और वो 50 से कितनी हो जाएगी बच्चे, 100 हो जाएगी, तो वहां पे हम गलती होगी, वहां पे गलती, और उस गलती को हमें ढूंढना है, उस गलती को हमें पकड़ना है। अब आते हैं सीधे क्वेश्चन पर। मैंने आपको फिर से थोड़ी सी बात बताई कि ए टाइप का स्टेटमेंट होगा, ए टाइप के स्टेटमेंट की खास बात ये होगी कि वो ऑल के केस में होगा। ऑल का मतलब सभी है बच्चे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की वैल्यू 100 और 50 होगी, पॉजिटिव केस होगा।
उसके बाद ई टाइप की बात करूं तो नन का केस होगा। नन का मतलब कोई नहीं है बच्चे, और कोई नहीं के केस की मैं बात करूं तो दोनों की वैल्यू 100 होगी और नेगेटिव अप्रोच होगा। उसके बाद आई टाइप की बात करूं तो कुछ वाला केस होगा, सम ए आर बी कुछ ए बी हैं तो वहां पे पॉजिटिव अप्रोच होगा और दोनों की वैल्यू 50-50 होगी। साथ साथ आप भी बोलते रहिएगा, बेहतर होगा। और लास्ट की बात करूं ओ की, तो ओ टाइप जो होगा बच्चे वो कुछ नहीं वाला केस होगा जहां पे वैल्यू 50 और 100 होगी। और 50 और 100 के केस में आप सभी जानते हैं कि निगेटिव अप्रोच लेकर चल रहा होगा। अगर स्टेटमेंट में वैल्यू आमदनी है और निष्कर्ष में वैल्यू खर्चा है तो आप बात याद रखेंगे कि 100 वाली वैल्यू 100 भी हो सकती है और 50 भी हो सकती है। इसका मतलब है कि 100 रुपए कमाने वाला व्यक्ति 100 रुपए भी कमा सकता है, खर्च कर सकता है और 50 भी खर्च कर सकता है। परंतु जो व्यक्ति 50 रुपए कमा रहा है तो वो केवल 50 का ही खर्चा कर सकता है, 100 का खर्चा नहीं कर सकता। तो 50 वाली वैल्यू केवल 50 हो सकती है, 100 नहीं हो सकती है। आइएगा पहले सवाल की तरफ चलते हैं। पहला सवाल हमारा क्या होगा, तो पहले सवाल में आपको मैं देता हूं कथन। और कितने कथन है, केवल और केवल एक कथन मैं आपको दूंगा। एक स्टेटमेंट मैं आपके सामने लेकर आया हूं, एक स्टेटमेंट मैं आपको दूंगा। और पहला स्टेटमेंट आपके सामने है बच्चे कि सभी ए बी है। इसके बाद आपके सामने मैं देखता हूं निष्कर्ष, और निष्कर्ष के बारे में बात की जाए तो निष्कर्ष क्या होंगे, चलिएगा। तो निष्कर्ष नंबर 1, निष्कर्ष नंबर 2, निष्कर्ष नंबर 3, निष्कर्ष नंबर 4 और निष्कर्ष नंबर 5। 5 निष्कर्ष मैं यहाँ पे लिख देता हूं, 6 लिख देता हूं, चलिएगा 6। चलिए तो मैंने लिखा था सभी बी ए है, ठीक है। कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, कोई भी या कुछ भी ए नहीं है, कोई बी ए नहीं है। चलिए अब हमें यहां से आंसर निकालना है कि कितने ऐसे कंक्लूजन है जो हमारे सही होंगे और कौन से गलत होंगे। चलिएगा ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहला हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें यह जानना है कि क्या ए और बी, बी ए बी सारे के सारे एक ही कथन से मिलेंगे। और एक कथन से मिलने वाले निष्कर्ष जल्दी बता दो क्या था, कैसे थे, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष थे, सिंपल सी बात है। तो सारे के सारे जो निष्कर्ष हैं वो डायरेक्ट है, प्रत्यक्ष है। तो चलिएगा, तो प्रत्यक्ष निष्कर्ष की एक खासियत थी बच्चे कि सारे के सारे निष्कर्ष अगर प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष की खासियत थी कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा, और स्टेटमेंट निगेटिव है तो निष्कर्ष भी निगेटिव होगा। ये बात क्लियर है। अगर वैल्यू 100 है तो 100 हो सकती है, अगर वैल्यू 50 है तो 50 हो सकती है, परंतु अगर वैल्यू 50 है तो 50 तो हो सकती है लेकिन 100 नहीं हो सकती। आइएगा बहुत प्यार से बात करते हैं आज इस क्वेश्चन की। तो मुझे बताएं स्टेटमेंट कैसा है बच्चे, पॉजिटिव है तो मैं सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव का अप्रोच लगाऊंगा, और अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्या, तो सर ये कि हमारे नेगेटिव वाले सारे के सारे कंक्लूजन क्या हो जाएंगे, गलत। बिल्कुल चेक करने की भी जरूरत नहीं है, हमने चेक भी नहीं करा, आंसर आ गया। अब इन दोनों में बात करने वाला हूं बच्चे। तो मैंने कहा जब हमारे पॉजिटिव नेगेटिव का अप्रोच कंप्लीट हो जाता है उसके बाद मुझे क्या करना होता है, उसके बाद मुझे करना होता है वैल्यू चेकिंग, वैल्यू पुट। अब वैल्यू पुट करूंगा तो मैंने कहा अभी तो मैंने नहीं करी कहीं भी, तो आपको लगाना है कि कथन सभी ए बी, ओ ए टाइप का है, ए टाइप में सर ने 150 बताया था तो रख दो भैया 150। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, मुझे एक बात बताना, जब वैल्यू पुट करी ही गई तो मुझे बताओ क्या 100 वाले कहीं वैल्यू में कहीं गड़बड़ थी, 100 की 100 हो रही थी सही,
100 की 50 सही, लेकिन गड़बड़ कहाँ थी? गड़बड़ थी सर 50 वाले में। तो 50 से 50 हो सकती है, लेकिन 50 से 100 नहीं हो सकती। तो मैंने कहा गड़बड़ी एक जगह है, कहाँ? 50 पे। तो क्यों ना मैं इस 100 को छोड़ दूं। तो मैंने कहा 50 पे टारगेट करो। बी की वैल्यू कितनी है? 50। तो मैं नहीं देखूंगा ए की कितनी है, ए तो सही होगा हर जगह। किसकी वैल्यू देखनी है? बी की। बी की वैल्यू है 50। यहाँ पे कितनी होगी जल्दी बताओ? 100। गलत हो गया। यहाँ पे कितनी होगी जल्दी बताओ? 50 सही होगा। तो मैं यहां से सवाल का उत्तर दूंगा, केवल निष्कर्ष द्वितीय अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। बात क्लियर है? यानी उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी बच्चे। एक को एक बात समझ में आएगी, माहौल बना के चल रहा हूं शुरू से ही, 3-3 बार बात बता दी। अगर अब भी समझ में ना है तो कॉपी पेन उठा के रख दियो, तब फिर समझ में ना है, कहीं भी पढ़ लियो भैया। तो ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि स्टेटमेंट देखा, कंक्लूजन देख के सबसे पहला अप्रोच मैंने लगाया कि पॉजिटिव नेगेटिव का। अब पॉजिटिव नेगेटिव के अप्रोच लगा दी। पॉजिटिव नेगेटिव के अप्रोच लगाए तो वहां से मुझे पता चला कि 4 तो ये ऐसी गलत है, ये तो वैसे ही भाई साहब नतमस्तक हो गए, इनका तो कोई ईमान ही नहीं रहा, इनके अंदर तो ताकत ही नहीं कि हमारे सामने खड़ा हो सके, है ही नहीं है। तो ये चारों गलत। अब बचे 2। अब इन 2 में मैं जाऊंगा वैल्यू पुट का मामला। वैल्यू पुट में भी मैं उसको देखूंगा जिसकी वैल्यू 50 है। कितनी अच्छी बात बता दी, उसको देखूंगा केवल जिसकी वैल्यू 50 है। 50 किसकी है? बी की। बी को यहाँ देखा 100, गलत होगी। कैसे हो जाएगी 50 से 100? मैंने बताया ना गलत है 50 से 100। 50 से 50 हो सकती है, 50 से यहाँ 50 है, ये सही है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, केवल निष्कर्ष द्वितीय अनुसरण करता है। लेकिन मेरे प्यारे जो ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इसी कहीं स्टेटमेंट में, इसी स्टेटमेंट में एक कंक्लूजन और जोड़ दूं, ध्यान से समझिएगा, क्या कंक्लूजन जोड़ दूं? मैंने कहा 7वें नंबर का कंक्लूजन ये रहा, और मैंने कंक्लूजन सीधा सच्चा ऐसे लिखा, सभी ए बी है। ठीक है, सभी ए बी है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारा स्टेटमेंट भी क्या है? सभी ए बी है। हमारा कंक्लूजन भी क्या है? सभी ए बी है। कैसा है? पॉजिटिव। वैल्यू चेक करेंगे, ए की 100, यहाँ पे बी की 50। बात तो सही है, करेक्ट बैठ रहा है। चेक करने पे, वैल्यू चेक करने पे करेक्ट बैठ रहा है, क्योंकि ए की तो चेक करूंगा नहीं, चेक किसकी करूंगा? बी की। बी की कितनी है? 50। यहाँ पे कितनी है? 50। बात करेक्ट है या नहीं है? बिल्कुल होगी। लेकिन सर अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, अगर कोई भी बच्चा बैंक का एग्जाम देने जाता है तो भैया वहां पे एक क्वेश्चन का आंसर होगा गलत, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के आधार पे ये वाला कंक्लूजन गलत होगा। यानी कि मैं आपको नोट के रूप में एक बात बता दूं कि अगर सेम टू सेम निष्कर्ष कथन या सेम टू सेम कथन निष्कर्ष में आ जाता है तो बैंक के एग्जाम में वो गलत होगा। लेकिन आप उत्तर प्रदेश पुलिस या एसएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, 2018 के बाद का एग्जाम है, तो वो सारी की सारी जगह सही माननी है। सही है, एग्जामिनर उसको सही माना है, ये बात मैं आपको बता देता हूं। तो आपको भी क्या मानना है? सही मानना है। यानी कि अगर सेम टू सेम कथन निष्कर्ष में उतार दिया जाता है तो समझ लीजिएगा कि वो हमारा बिल्कुल सही मान्य होगा। बात क्लियर है? चलिएगा अब 1-2 सवाल और कर लेते हैं यहाँ से, और मैं फिर आगे चलूंगा चीजों को लेकर। यानी कि फिर मैं कितने स्टेटमेंट बना रहा हूँ बच्चे? 2 स्टेटमेंट यहाँ पे बना रहा हूँ, फिर 2 स्टेटमेंट होंगे और मजा आएगा। चलिएगा आते हैं सर कथन पर। कथन क्या होगा? कथन की बात करो तो कथन पहला, कुछ बिल्ली गाय है। ठीक है, अब यहां से मैं निष्कर्ष लेकर आऊंगा सर। निष्कर्ष क्या होंगे? निष्कर्ष क्या होंगे? निष्कर्ष नंबर 1, कुछ गाय बिल्ली है, कुछ गाय बिल्ली है। दूसरा, कुछ गाय बिल्ली नहीं है, कुछ गाय बिल्ली नहीं है। तीसरा, सभी गायें बिल्ली है। चौथा, सभी बिल्ली गायें हैं। पांचवा, कुछ बिल्ली गाय नहीं है। अब समझिएगा बात को। तो सबसे पहला काम मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला काम मुझे करना है सर पॉजिटिव और नेगेटिव का। ठीक है, आ जाओ बनाते हैं, अब मजा आएगा तुम्हें। देखो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव।
तो मैंने कहा अगर स्टेटमेंट, देखो बिल्ली और गाय की बात है सब जगह, यानी कि सारे के सारे ऐसे कंक्लूजन है जो किसकी श्रेणी में आते हैं, डायरेक्ट की, प्रत्यक्ष की। प्रत्यक्ष की श्रेणी में आते तो पॉजिटिव का पॉजिटिव सर और निगेटिव का निगेटिव। तो सर ये कैसा है जल्दी बताना, पॉजिटिव है तो कैसे होंगे निष्कर्ष, सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, तो नेगेटिव वाला गलत, नेगेटिव वाला गलत। तो क्या बचे, अब 3 बचे। अब 3 बचे तो क्या करोगे, जल्दी बोलो क्या करोगे, वैल्यू पुट, वैल्यू पुट कर दो भैया। वैल्यू पुट यहाँ कितनी हो गई 50, यहाँ कितनी होगी 50, दोनों जगह 50 50 है नहीं है। अब 50 50 100 के केस में तो स्किप कर रहे थे, अब 50 50 के केस और दोनों को चेक करना पड़ेगा, मेरे मूर्ख को नहीं करना पड़ेगा। कहीं भी अगर वैल्यू 100 होगी तो वही तो गलत होगा। मैंने कहा 50 50 सही है, 100 होगी गलत होगी, 100 होगी गलत होगी। अच्छा मेरी बात समझो तो सही, दोनों की वैल्यू कितनी है 50, अगर कोई से की एक की भी कंक्लूजन में 100 होगी तो गलत हो जाएगा नहीं। तो मैंने कहा भैया यहाँ तो 50 50 सही होगा, यहाँ किसकी 100 होगी, गाय की गलत हो गया, यहाँ बिल्ली की होगी तो गलत हो गया। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करो, अगर दोनों के दोनों 50 50 है तो एक ही स्टेटमेंट दुनिया का सही होता है जो 50 50 वाला ही होता है, यानी कि कुछ वाला होता है। तो आंसर होगा केवल 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 निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। चलिएगा मैं आगे चलता हूं, आपके सामने 2 स्टेटमेंट उठा के रखता हूं। अब यहाँ पे 2 कथन रखेंगे हम बच्चे, और 2 कथनों के क्वेश्चन के आंसर को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे होंगे। एकदम दमदार तरीके से मजा आने वाला है, बेस्ट अप्रोच के साथ आपको यहाँ पे चीजें मिल रही होंगी और आप क्वेश्चनों के आंसर बहुत अच्छे तरीके से निकाल लेंगे। चलिएगा कथन आपके सामने, कथन नंबर 1, कथन नंबर 2। सभी कुत्ते जानवर हैं, ठीक है, और कुछ जानवर पक्षी हैं। समझिएगा बच्चे, कुछ जानवर पक्षी हैं। अब मैं यहां पे आपके सामने लिखता हूं निष्कर्ष, समझते चलिएगा। निष्कर्ष नंबर 1, निष्कर्ष नंबर 2, निष्कर्ष नंबर 3, निष्कर्ष नंबर 4, निष्कर्ष नंबर 5। हर एक निष्कर्ष से एक नई बात पता होगी, नई बात पता चलेगी, तो ध्यान से समझिएगा। कुछ जानवर कुत्ते हैं। दूसरा, सभी जानवर पक्षी हैं। तीसरा, कुछ पक्षी जानवर हैं। कुछ कुत्ते जानवर नहीं हैं। कुछ पक्षी कुत्ते हैं। चलिए अब ध्यान से समझिएगा। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा परफेक्ट लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से नई कोई बात समझने को मिलेगी, थोड़ा सा मजा आने वाला है। अब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा आपके सामने और ऐसा सवाल आपके सामने और आपको बताना होगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। हाँ, शर्त यही है कि मैं आपको उसके ऑप्शन अलग मिलेंगे, मैं ऐसे क्वेश्चन भी आपके सामने बराबर की स्लाइड से लगा के दिखा दूंगा, टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो सभी कुत्ते जानवर हैं, कुछ जानवर पक्षी हैं, कुछ जानवर कुत्ते हैं, ये सारी की सारी बातें लिखी हुई। तो मैं आपसे सबसे पहले कहूंगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, पॉजिटिव नेगेटिव का अप्रोच लगाएंगे, और लगा दिया भैया हमने। तो मैंने कहा सर अगर बात होती है यहाँ पे, तो अगर निष्कर्ष पॉजिटिव है या कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष कैसा होगा, पॉजिटिव। कथन नेगेटिव है तो निष्कर्ष कैसा होगा, नेगेटिव। शर्त है कि अगर वो निष्कर्ष प्रत्यक्ष है तो, वो निष्कर्ष प्रत्यक्ष है तो, ठीक है। चलिएगा, तो मैंने कहा कुत्ते और जानवर, जानवर कुत्ते, तो मैं कहूंगा कि सर ये वाला जो है डायरेक्ट है और ये केवल और केवल पहले वाले से मिल जाएगा। जानवर पक्षी, जानवर पक्षी, सर ये भी डायरेक्ट है, ये केवल केवल दूसरे से मिल जाएगा। ये पक्षी जानवर, तो पक्षी जानवर सर ये भी डायरेक्ट है, ये केवल केवल दूसरे से मिल जाएगा। मैंने कहा कुत्ते जानवर, कुत्ते जानवर, सर ये भी डायरेक्ट है, ये केवल केवल पहले से मिल जाएगा। पक्षी कुत्ते, तो मैंने कहा पक्षी और कुत्ते सर ये इनडायरेक्ट है
और ये पहले और दूसरे के मेल से मिल जाएगा। क्लियर है बेटा? अभी ध्यान से समझिएगा। तो मैंने कहा डायरेक्ट वाला ये पहले से मिलेगा, पहला वाला पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो गया, तो मैं कहूंगा सर चौथे वाला तो सिंपल सी बात है अपने आप ही गलत हो जाएगा, चौथे वाला गलत है। क्यों है, क्यों गलत है? क्योंकि पहले वाला पॉजिटिव है, पॉजिटिव से पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव नहीं मिल सकता, और यहाँ पे नेगेटिव है इसलिए गलत है। सर पहले डायरेक्ट की बात कर लेता हूं। मैंने डायरेक्ट में पहला वाला ये रहा सर, और यहाँ पे मैंने कहा सर पॉजिटिव का पॉजिटिव है, हाँ बहुत अच्छी बात है। कुत्ते की वैल्यू 100 और जानवर की वैल्यू 50 है, वो तुम्हें याद होनी चाहिए। 50 है तो मैं केवल जानवर को चेक करूंगा, और जानवर की वैल्यू यहाँ 50 है तो बिल्कुल सही होगा। केवल जानवर को ही चेक करूंगा, कुत्ते को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। सभी जानवर पक्षी हैं, डायरेक्ट है दूसरे से मिलेगा, डायरेक्ट है सर दूसरे से मिलेगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, डायरेक्ट दूसरे से मिलेगा तो यहाँ पे सर ये जानवर और ये पक्षी, तो मैं बोलना चाहता हूं कि जानवर की वैल्यू 50, पक्षी की वैल्यू 50, तो मैं ये कहूंगा कि अगर किसी की भी वैल्यू 100 हो गई तो गलत होगा, और अगर 100 नहीं है तो सही होगा, यानी कि 50-50 के केस में सही होगा। तो सर यहाँ है, मैंने कहा जानवर 100 का हो गया गलत, क्योंकि जानवर तो 50 का होना चाहिए था, 50 से 100 नहीं हो सकता, और ऐसा अगर होता है तो पाया गया निष्कर्ष गलत होगा। कुछ पक्षी जानवर है, तो पक्षी जानवर दोनों 50-50 के, यहां भी 50-50 के, बिल्कुल करेक्ट है सर। अब आते हैं अगले स्टेप पर। स्टेप हमारा आ चुका है पक्षी और कुत्ते। सर अब हम बात करेंगे अप्रत्यक्ष की, और अप्रत्यक्ष क्या है? अप्रत्यक्ष निष्कर्ष एक ऐसा निष्कर्ष है जो 2 या 2 से अधिक कथनों से प्राप्त होता है। जो 2 या 2 से अधिक कथनों से प्राप्त होता है उसे हम कैसा निष्कर्ष कहते हैं? अप्रत्यक्ष। ठीक है सर। तो जब 2 से मिलेगा तो मैं आपको बताऊं, अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं तो सर निष्कर्ष भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। पहला वाला पॉजिटिव, दूसरा वाला नेगेटिव, तो निष्कर्ष भी कैसा होगा सर? नेगेटिव होगा। पहला वाला नेगेटिव, दूसरे वाला पॉजिटिव, तो सर निष्कर्ष भी कैसा होगा? नेगेटिव। लेकिन अगर दूसरा भी नेगेटिव, पहला भी नेगेटिव, तो याद रखिएगा यहाँ पे कि यहाँ से कोई भी रिजल्ट नहीं निकल पाएगा। नो रिजल्ट, याद रखेंगे बच्चे, नो रिजल्ट, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा था। मेरा क्वेश्चन तो ये कि सर दोनों के दोनों क्या है? पॉजिटिव है, तो यहां से रिजल्ट भी कैसा निकलेगा? पॉजिटिव। और ये भी अच्छी बात है, पॉजिटिव है। ठीक है, ये भी अच्छी बात है, पॉजिटिव है। तो सर कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन का आंसर हमारा सही है या गलत है? तो हमें कहीं ना कहीं एक बात ऐसी मिलेगी, एक टर्म ऐसी मिलेगी जो दोनों में पाई जाएगी। उस टर्म को कहते हैं सर हम, उस टर्म का नाम है सर कॉमन टर्म या उभयनिष्ठ पद। हिंदी में आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा उभयनिष्ठ पद। सर ये उभयनिष्ठ पद हमारे लिए क्या काम करेगा? या शादी में बिचौलिया काम करता है वही काम ये करेगा। रिश्तेदारी निकलेगी तो इसके द्वारा निकलेगी, बाकी नहीं निकल पाएगी। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझाऊं कि एक व्यक्ति ए था जो बी का भी रिश्तेदार था और जो सी का भी रिश्तेदार था, और बी और सी में मुझे क्या निकालनी थी सर? रिश्तेदारी निकालनी थी। तो मैं किसके कनेक्शन से निकलवाऊंगा? ए के कनेक्शन से। या ए हमारा किसका काम करेगा सर? जंक्शन का काम करेगा। ये बात आप याद रखिएगा। यही हमारा उभयनिष्ठ पद जो है वो बहुत अच्छा काम करेगा। और उभयनिष्ठ पद अगर अच्छा काम करेगा तो वो मजबूत और सही आदमी होना चाहिए, या मजबूत और सही आदमी होना चाहिए। बेकार आदमी हमारे काम को भी बिगाड़ देगा। याद रखेंगे तो फिर हम याद रखेंगे इस बात को कि उभयनिष्ठ पद जो है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? कम से कम एक जगह कितनी होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। एक जगह, दोनों जगह नहीं, दोनों जगह होगा तो वो तो सोने पे सुहागा है, ठोस से भी ठोस मजबूत बिचौलिया है। लेकिन सर कम से कम एक जगह तो 100 हो, वो तो अपनी एक बात पे तो अड़ा हुआ हो, तभी तो बिचौलिया बहुत अच्छा काम करेगा। ऐसा बिचौलिया होना चाहिए जो फॉर्च्यूनर कह के फॉर्च्यूनर दिला दे। ऐसा ना हो कि फॉर्च्यूनर के बदले अल्टो भी ना मिले। और अगर दोनों जगह 100 है तो फिर तो ऐसा है कि अल्टो की बात हुई थी और फॉर्च्यूनर उसने दिला दी। ठीक है, बहुत व्यक्ति ऐसे हैं जो खुश हो चुके होंगे फॉर्च्यूनर के नाम से, लेकिन भैया वे फॉर्च्यूनर के सपने तब पूरे होंगे जब आप कहीं ना कहीं सेटल होंगे। तो मैं देखूंगा कि जानवर की वैल्यू मैंने यहाँ देखी सर, यहाँ 50 है और यहाँ भी 50 है,
तो दोनों जगह वैल्यू 50 है, दोनों जगह वैल्यू 50 है, तो फिर मैं कहूँगा कि ये बिल्कुल भी काम नहीं कर पाएगा, ये बिल्कुल भी काम नहीं कर पाएगा, यानी कि हमारा बिचौलिया बिल्कुल काम का नहीं है। तो फिर मैं कहूँगा सर इन दोनों से बनने वाला निष्कर्ष जो है वो हमारा सही नहीं होगा, सही नहीं होगा, सही नहीं होगा, यानी कि ये हमारा निष्कर्ष जो है ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा बच्चे? क्योंकि जब बिचौलिया में ही दम नहीं है तो फिर बातें रिश्तों की कहाँ से होंगी, रिश्ते कहाँ से बन पाएंगे, कहाँ से चलेंगे। अगर हाँ ये बात अगर 100 की होती, अगर यहाँ पे दोनों में से किसी एक जगह वैल्यू 100 होती तो फिर हम वैल्यू चेक करते और उस पर चीज़ों पे उन चीज़ों पे क्वेश्चन हम कर रहे होंगे आने वाली कल की क्लास में। मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ से सिलोगिज्म का बेसिक जो है वो बहुत अच्छे ढांचे के साथ तैयार हो चुका होगा, बेहतरीन तरीके से आप सिलोगिज्म के बेसिक को समझ चुके होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इन चीज़ों को पहुंचाइएगा। और मेरे चैनल को आप कम से कम ये तो कर दें कि 1000 सब्सक्राइबर तो तक पहुंचा दीजिएगा, उससे मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। चलिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।